नमस्कार। नवोदय विद्यालय समिति द्वारा देश के सभी नवोदय में क्लास 6 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है और आवेदन की प्रक्रिया आप शुरू करें उससे पहले आप नवोदय विद्यालय समिति द्वारा जो फाइनल प्रोस्पेक्टस दिया गया है उसका अध्ययन जरूर करें। उसकी महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखें और उसके बाद ही आप आवेदन करें। मैं इस वीडियो में प्रोस्पेक्टस की परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपसे साझा कर रहा हूँ, वो आप ध्यान से सुनेंगे तो उसके बाद आप आवेदन करेंगे तो आपके मन में किसी तरह का कोई संदेह नहीं रहेगा। प्रोस्पेक्टस के फ्रंट पेज में उसकी अंतिम डेट नवोदय की वेबसाइट दी गई है। इसके बाद में नवोदय का जो परिचय कि कहाँ का नवोदय संचालित और संक्षिप्त विवरण दिया गया है। उसके बाद प्रोस्पेक्टस में नवोदय के क्या उद्देश्य है, इस पूरी स्कीम के क्या उद्देश्य हैं, उन सब चीज़ों का विवरण किया है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से फिलहाल महत्वपूर्ण नहीं है। हम उन्हीं बातों पर चर्चा कर रहे हैं जो अभी एग्जाम के लिए आपको क्या ध्यान में रखना है। जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2026। बहुत से बच्चों को या पेरेंट्स को ये समझ में नहीं आता कि नवोदय तो सारे देश में एक जैसे ही है, तो फिर ये दो एग्जाम क्यों होते हैं। समर बाउंड और विंटर बाउंड क्या है? सिंपल भाषा में अगर कहा जाए तो समर बाउंड वो जगह जहाँ पे समर वैकेशन होता है, गर्मी की छुट्टियां होती हैं, और विंटर बाउंड वो जहाँ पे विंटर वैकेशन होता है। क्योंकि भारत की भौगोलिक स्थितियाँ सब जगह एक जैसी नहीं है, तो जो वैकेशन का शेड्यूल रहता है वो वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से होता है। तो आप इस लिस्ट में देख सकते हैं कि कौन से जेएनवी समर बाउंड में आ रहे हैं और कौन से जेएनवी विंटर बाउंड में आ रहे हैं। समर बाउंड की जेएनवी का जो एग्जाम है, जेएनवीएसटी का जो एग्जाम होगा वो होगा 13 दिसंबर 2025 को। और बहुत सारे बाउंड की अभिभावकों और बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि सारे देश में नवोदय तो एक तरीके से ही फंक्शन करते हैं, तो ये दो एग्जाम क्यों लिए जाते हैं। ये समर बाउंड और विंटर बाउंड क्या है? सिंपल भाषा में अगर समझा जाए तो समर बाउंड उन जेएनवी को कहते हैं जहाँ पे समर वैकेशन होता है, और विंटर बाउंड उन जेएनवी को कहते हैं जहाँ पे विंटर का वैकेशन ज़्यादा रहता है। क्योंकि भारत की भौगोलिक परिस्थितियाँ एक जैसी नहीं हैं और भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से वैकेशन का शेड्यूल डिसाइड होता है, इसीलिए जेएनवी को दो कैटेगरी में बांट लिया है, समर बाउंड और विंटर बाउंड। जबकि जेएनवी एक ही है, उनमें सिर्फ एग्जाम का और वैकेशन के शेड्यूल का ही अंतर है और किसी तरह का कोई अंतर नहीं है। समर बाउंड की जेएनवीएसटी का जो एग्जाम है वो होगा 13 दिसंबर 2025 को, और विंटर बाउंड की जेएनवी का जो एग्जाम है वो होगा 11 अप्रैल 2026 को। तो जो जेएनवी आपके ज़िले में है आप देख लीजिए लिस्ट के हिसाब से कि आपका जेएनवी समर बाउंड का है या विंटर बाउंड का, उस हिसाब से आपको एग्जाम की डेट पता चल जाएगी। उसके बाद आवेदन की प्रक्रिया आप navodaya.gov.in, ये नवोदय की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ जाके आप आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन कैसे करना है इसकी जानकारी के लिए एक सहायक वीडियो बनाया गया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आवेदन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे वो भी आप इस लिस्ट में देख सकते हैं। प्रोस्पेक्टस में स्पष्ट दिया हुआ है कि बच्चे का फोटो, बच्चे के सिग्नेचर, पेरेंट्स के सिग्नेचर और बच्चे के जो अभिभावक हैं उनका मूल निवास का एक प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड इतने ही डॉक्यूमेंट होंगे। एडमिट कार्ड वेबसाइट के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी, और एडमिशन के बाद की क्या प्रोसेस है वो भी इस प्रोस्पेक्टस में दी गई है, लेकिन फिलहाल हम उस पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। स्पष्ट रूप से एक जानकारी दी जा रही है कि जब सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी तो तब तक अभिभावक हैं वो बच्चे की टीसी नहीं निकाले जब तक आपके बच्चे का एडमिशन जेएनवी में फाइनल नहीं हो जाए। तब तक आपको एडवाइस दी जाती है कि आप अपने बच्चे की जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है वहाँ से टीसी आप नहीं निकालें। इस एग्ज़ाम के लिए कौन से बच्चे पात्र हैं, कौन एलिजिबल हैं, इसकी जानकारी भी आपको रहे। सबसे पहली बात को बच्चा उसी जिले का मूल निवासी होना चाहिए, तीसरी, चौथी और पांचवी उसी जिले में पढ़ भी रहा हो, अन्यथा वो बच्चा एग्ज़ाम वो नहीं दे पाएगा। तीसरी, चौथी और पांचवी में अर्बन के रिजर्वेशन का बेनिफिट उसे तभी मिल पाएगा जब उसने पूरा सत्र तीसरी, चौथी और पांचवी किसी मान्यता प्राप्त ग्रामीण विद्यालय से की हो। अगर इन 3 वर्षों के दरमियान वो एक दिन के लिए भी किसी अर्बन की स्कूल में अध्ययनरत रहा है तो उसे रूरल का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और
रूरल और अर्बन स्कूल की लोकेशन के हिसाब से होगा, ना कि आपके मूल निवास के हिसाब से। तो आपका विद्यालय रूरल में आता है या अर्बन में आता है, ये आप अपने विद्यालय से कंफर्म करने के बाद ही आवेदन में अप्लाई करें इसको। इससे पहले कभी अगर आपने JNVST के एग्ज़ाम के लिए आवेदन किया है, अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो आप वापस एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। रिपीटर की पहचान कर ली जाएगी क्योंकि सारा डाटा ऑनलाइन है, और आप अगर दोबारा आवेदन करते हैं तो आपकी पहचान करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है और आपको परीक्षा से वंचित रखा जाएगा। अगर किन्हीं कारणों से आप नहीं पकड़ में आए तो आवेदन के एडमिशन के समय में तो आपको कंफर्म मान के चलिए कि प्रवेश प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा। इसीलिए अगर एक बार आपने आवेदन कर लिया है तो दोबारा आवेदन ना करें, ये आपके लिए ही ज़्यादा सही रहेगा। आवेदन करते समय विशेष ध्यान रहे किसी तरह की कोई त्रुटि नहीं हो। क्योंकि त्रुटि अगर आवेदन करते समय हुई है, कुछ गलत जानकारी आपने भरी है, तो करेक्शन के लिए आपकी ओर से कोई भी आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा। जिस दिन लास्ट डेट होगी एग्जाम एप्लीकेशन की, उसके 1 या 2 दिन के बाद में करेक्शन विंडो खुलती है, उसके बाद आप करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन कुछ लिमिट है करेक्शन की, हर चीज़ आप उसमें नहीं बदल सकते। इसीलिए आवेदन है वो बहुत सावधानीपूर्ण ही करें। एक और विशेष बात रहती है इसमें मीडियम की। अगर बच्चा जिस मीडियम से परीक्षा के लिए जिस मीडियम का चयन करता है, पेपर सिर्फ और सिर्फ उसी मीडियम का मिलेगा। बाईलिंगुअल पेपर बच्चे को नहीं मिलता है, ना ही बाईलिंगुअल पेपर आता है। विशेष तौर पे इस बात का ध्यान रखें आवेदन के समय में कि आपने परीक्षा का माध्यम क्या चुना है। पेपर आपको सिर्फ और सिर्फ उसी लैंग्वेज में मिलेगा। और एक बात और, इस परीक्षा के माध्यम का स्कूल में जब एडमिशन होगा तो उसका उससे मीडियम से कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे अभिभावक क्या है कि एग्जाम बच्चों को इंग्लिश मीडियम में इसलिए दिलवाते हैं कि जब बच्चा स्कूल में जाएगा तो उसे इंग्लिश मीडियम में रखा जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ मोड ऑफ एग्जाम है। एग्जाम आपको बच्चे को कौन सी लैंग्वेज में दिलाना चाहते हैं, बस वही है। नवोदय में अगर एडमिशन हो जाता है तो उसके बाद तो 7th 8th के बाद तो ज़्यादातर इंग्लिश ही रहेगा। इसीलिए आप इस गलत फहमी में ना रहें कि बच्चा अगर इंग्लिश मीडियम में एग्जाम देगा तो नवोदय में जाने के बाद भी उसको इंग्लिश मीडियम में रखा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक और विशेष बात कि बहुत सारी कैटेगरीज स्टेट वाइज कुछ अलग अलग होती हैं कि कहीं पे ओबीसी स्टेट का ओबीसी है वो सिर्फ उसको स्टेट में मान्यता रहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से वो ओबीसी कंसीडर नहीं होता है, जनरल कंसीडर होता है। ऐसी स्थिति में आपके पास मान्यता प्राप्त कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और ओबीसी का सर्टिफिकेट आपका स्टेट का नहीं चलेगा, आपको सेंटर का ओबीसी प्रूव करना पड़ेगा। तो आवेदन करते समय इस बात का भी ध्यान रहे कि आपके पास में जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो राज्य सरकार द्वारा मान्य है या केंद्र सरकार द्वारा। तो केंद्र सरकार द्वारा मान्य होने पर ही आपको ओबीसी का रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज आपको जनरल कंसीडर किया जाएगा। इस बात का भी आप विशेष तौर पे ध्यान रखें। कैटेगरी किसी भी सूरत में आप गलत ना भरें, क्योंकि रिजल्ट है वो कैटेगरी के हिसाब से डिसाइड होगा और बाद में आपको दिक्कतें आएगी। एक बात का आप और ध्यान रखें कि पेपर में 3 पैटर्न रहते हैं, एक तो मेंटल एबिलिटी, अर्थमेटिक और लैंग्वेज। तीनों में न्यूनतम अंक लाना जरूरी है, मिनिमम क्वालिफिकेशन जरूरी है। मेंटल एबिलिटी में आपको 14 मार्क्स, अर्थमेटिक में 7 मार्क्स और लैंग्वेज में 7 मार्क्स हासिल करना जरूरी है। अगर आप ये न्यूनतम अर्हता हासिल नहीं करते हैं तो आपके रिजल्ट को मान्य नहीं माना जाएगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इस बात का भी ध्यान रहे कि मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें क्या है तीनों पोर्शन में, इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। परीक्षा का जो प्रारूप है उसके कुछ क्वेश्चन सैंपल हैं वो प्रोस्पेक्टस में दिए गए हैं। प्रोस्पेक्टस में दिए गए सारे सैंपल क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लें, जो आपके मेन एग्जाम में मददगार होंगे। उन सारे प्रश्नों को आप अच्छे से हल करें तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसके अतिरिक्त भी आपके मन में कोई सवाल आ रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। धन्यवाद।